स्वागत है आपका मनु हिंदी कहानियाँ में। हमेशा की तरह इस बार भी एक नई कहानी है, दिशा का सांवला रंग। दिशा शर्मा को आज उसकी माँ अनीता शर्मा ने सुबह 6 बजे उठा दिया। ओफो, जल्दी उठा दिया दिशा। सोने दो ना माँ, आज तो रविवार है, ऑफिस भी नहीं है। दिशा आधी नींद में बोली। अरे भूल गई है क्या, आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, अनीता ने कहा। ये सुनते ही दिशा झट से उठकर बैठ गई। नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी क्योंकि दिमाग में पिछली घटनाओं के कड़वे अनुभव उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे। दिशा दिखने में अच्छी थी, पतली दुबली स्मार्ट स्वभाव की भी अच्छी थी, लेकिन बस एक कमी की वजह से 4 बार पहले भी वह लड़के का रिश्ता लाए लोग मना कर चुके थे। कारण था उसका रंग का दबा हुआ होना। इस कमी के कारण बचपन से ही उसे जगह जगह समाज में उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। तमाम काबिलियत थी उसमें, स्विमिंग और नृत्य में गोल्ड मेडलिस्ट थी, पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा अव्वल रहती थी, लेकिन अफसोस कि जब भी रिश्ते की बात आती उसे हमेशा इनकार का सामना करना पड़ता। कभी कोई बॉयफ्रेंड बना ही नहीं था, इसलिए लड़कों से बात करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। बस ये सब दिमाग में आते ही दिशा ने दुखी मन से कहा, रहने दो माँ, क्या फ़ायदा इन सब का, जो हमेशा होता है वही आज भी होगा। चुप कर पगली, तुझे बड़ा पता है, अनीता प्यार से फटकार लगाते हुए बोली। मेरी बेटी जैसे नए नक्श वाली लड़की मोहल्ले मोहल्ले में नहीं होगी। रंग दबा होने से क्या होता है। दिशा दर्द भरी मुस्कुराहट लेकर चेहरे पर लाकर बोली, पूरा खेल ही रंग का है माँ। लड़का खुद भले ही काला हो, लेकिन लड़की गोरी चिट्ठी दूध सी सफ़ेद होनी चाहिए। मेरा तो शादी ब्याह से भरोसा ही उठ गया है। अनीता ने बिस्तर पर निराश बैठी दिशा के कंधे पे हाथ रखा और बोली, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा, क्या पता ये लड़का औरों से अलग हो, ये रूप से बढ़कर भी कुछ देखे। हमारे समाज में सबसे पहले लड़की का रूप ही देखा जाता है माँ, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। मेरे पास ये मानने की कोई वजह नहीं है कि लड़का औरों से अलग होगा, दिशा ने निराशाजनक स्वर में कहा। अनीता भी ये सुन के हल्का सा दुखी जरूर हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत ही संभल कर दिशा से कहा, अच्छा तैयार हो जा, वो लोग शाम को 4 बजे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आनंद शर्मा दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर आ गया, जहाँ उसे रिसीव करने के लिए उसके माता पिता खड़े थे। आनंद अपना काला बैग कंधे पे टांगे आगे बढ़ा और माता पिता के पैर छुए। पिताजी सुमित शर्मा और माताजी रश्मि शर्मा खुशी से एक साथ बोले, खूब खुश रहो बेटा। आनंद के चेहरे पे खुशी से ज़्यादा थकान दिखाई दे रही थी। वो बेमन से बोला, माँ आज लड़की देखने जाना जरूरी है। बेंगलुरु से दिल्ली आने में 3-4 घंटे तो लग ही गए हैं, कल चलते हैं ना। रश्मि ने हल्के से गाल पे थपकी लगाते हुए कहा, वैसे तो तू बड़ा योगा सोगा करता है, अब थकान लगने लगी तुझे 3 घंटे की फ़्लाइट में। वैसे भी उनसे फ़ोन पर बात तो हो ही चुकी है, अब तू चाहता है कि हम उन्हें मना करें। आनंद अपने पिता सुमित की तरफ देख के बोला, पापा आप ही समझाइए ना माँ को। सुमित हंस के बोले, देख बेटा, मुझसे मदद की उम्मीद मत रख, मैं तो तेरी माँ की ही तरफ हूँ। आखिरकार आनंद ने हार मान ली। अच्छा ठीक है, यहाँ से कितनी दूर है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि एयरपोर्ट से ज़्यादा नहीं, बस 2-3 किलोमीटर ही दूर है। कार से जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राजू ने भी वो जगह देखी हुई है, सुमित ने जवाब दिया। क्या, राजू बीच में कहाँ से आ गया। आनंद राजू का नाम सुनते ही चौंक गया, जो कि उसके चाचा का लड़का था। रश्मि बोल पड़ी, अरे तेरा चचेरा भाई लाख नकारा सही, लेकिन इस मामले में बड़े काम का निकला। हमने तेरे चाचा को कुछ दिन पहले फ़ोन करके बताया कि आनंद अब मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पे है, अच्छा कमाने भी लगा है, तो किसी अच्छे संस्कारी परिवार का पता करो। तुम्हारे चाचा ने बताया कि उनके पास ही किसी कॉलोनी में एक शर्मा परिवार है। घर के मुखिया रामचरण शर्मा आर्ट्स के स्टूडेंट को इतिहास पढ़ाते हैं। पत्नी अनीता शर्मा आम गृहिणी हैं। बेटी दिशा शर्मा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनका छोटा बेटा सूरज अभी 11वीं में है। इस परिवार के वर्णन से हम इतने प्रभावित हो गए कि राजू को लोकेशन का पता करने का काम दे डाला। राजू ने मकान देख लिया और वहीं आज हमें भी मकान तक वही लेकर जाएगा। आनंद तो राजू का नाम सुनकर ही परेशान हो गया था, क्योंकि जब भी वह मिलता था 10 तरीके के सवाल पूछता था। कितनी कमाई हो रही है, बेंगलुरु की लड़कियां देखने में कैसी हैं, कितने बड़े फ्लैट में रह रहे हो, इत्यादि, जिसकी वजह से आनंद व्हाट्सएप पर भी राजू से बात करने में हिचकिचाता था। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। राजू पूरे सफ़र उसका दिमाग खाता रहेगा। यह सोच सोच कर वह और ज़्यादा निराश हो गया। जैसे ही सब एयरपोर्ट से निकले, राजू अपनी बाइक पे सवार बड़ी सी मुस्कान के साथ सबका इंतजार कर रहा था। उसने एक मोटा काला सा चश्मा पहन रखा था। आनंद को देखते हुए चिल्ला उठा, अरे नमस्कार भैया जी, कैसे हैं।
आनंद को भी उसके पास जाके मजबूरन नकली हंसी चेहरे पर लाकर बोलना पड़ा, मैं तो ठीक हूं, तू कैसा है? अरे बिल्कुल बढ़िया भैया जी, जो फाइनली लड़की देखने का समय मिल गया है आपको। हाँ, माँ पापा लगभग रोज ही पूछने लगे थे शादी के लिए, कब तक टालता। सही बात है, आप लोग जाके गाड़ी में बैठिए, मैं बाइक आगे आगे चलाकर आप सबको रास्ता दिखाता हूँ। उसके बाद आनंद अपने माता पिता के साथ गाड़ी में बैठकर राजू की बाइक के पीछे पीछे चलने लगा। 3 घंटे की फ्लाइट के बावजूद गाड़ी आनंद ही ड्राइव कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता अगर गाड़ी चलाएंगे तो शायद वो लोग अगली सुबह ही लड़की वालों के घर पहुंचेंगे। इसलिए वही ड्राइव करने लगा। दिशा के पिता रामचरण शर्मा और छोटा भाई सूरज घर के अंदर से कुर्सियां निकाल के बड़े से आंगन में रख रहे थे। खाने पीने का सामान बनाने के लिए दिशा की माँ अनीता ने बड़ी बहन सुषमा को बुलवा लिया था, जिसका ससुराल उनके पड़ोस में ही था। रामचरण कुर्सियां रखते हुए बोले, अनीता, तुमने पूछा कि उनको कितना समय लगेगा आने में? अरे बस 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं, अनीता ने किचन से ही आवाज़ दी। हे भगवान, दिशा तैयार हुई या नहीं? रामचरण ने घबरा के पूछा। हो गई हूँ पापा, बस बाल बना रही हूँ, दिशा ने अपने कमरे से आवाज़ दी। अब तो उसे ऐसे ऐसे रूटीन की आदत हो गई थी। लड़की वाले फिर आकर मना ही करते थे, इसलिए उसे इस घुमा तरह से सजना अजना अच्छा भी नहीं लग रहा था। तभी अनीता कमरे में आई। अरे तैयार हो गई मेरी बच्ची, वाह बहुत प्यारी लग रही है। दिशा ने भी ओठों पे झूठी मुस्कान बिखेर दी। वो अपनी माँ से इस विषय में बात करना चाहती थी, लेकिन अब समय नहीं बचा था। लड़के वालों किसी भी वक्त दरवाजे पे धमक सकते थे। अचानक से ही घर की घंटी बजी और दिशा को बाहर से अपने पिता के हंसने और आओ भगत करने की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गई कि लड़के वाले आ चुके हैं। सबसे पहले सुमित ने घर के अंदर कदम रखा था, उसके बाद रश्मि ने, और सबसे बाद में आनंद चारों तरफ देखता हुआ घर के अंदर आ गया। आइए आइए भाई साहब, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रामचरण ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा। अरे तकलीफ कैसी भाई साहब, पहली बार लड़के के लिए रिश्ता देखने आए हैं, तकलीफ की कोई बात नहीं है, सुमित ने हंसते हुए कहा। फिर सब बाहर आंगन में लगी कुर्सियों पर विराजमान हो गए। आनंद को एक बड़े सोफे पर बैठा दिया। बाहर बादलों की वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कोई धूप नहीं थी। ये काम बहुत बढ़िया किया आपने भाई साहब, कुर्सियां बाहर लगवा दी। बाहर आंगन में खुली हवा में बैठने का मजा ही कुछ और है, सुमित प्रसन्न मन से बोले। आनंद कम ही बात कर रहा था। दरअसल उसकी बड़ी हालत खराब थी, क्योंकि पहली बार कहीं रिश्ता देखने गया था। रामचरण अपनी पत्नी से बोले, अरे अनीता, दिशा को लेकर आओ। अंततः दिशा आई, सिंपल सलवार सूट में, अपने हाथों में चाय की ट्रे पकड़े। दिशा ने आंगन में प्रवेश किया। आओ बेटी आओ, चाय को रख के आनंद के बगल में बैठ जाओ, रामचरण बोले। आनंद के दिल की घबराहट और बढ़ गई। एक अजनबी लड़की के बगल में बैठने की बात उसके लिए नई ही थी। सुमित और रश्मि काफी समय तक दिशा को निहारते रहे और फिर सुमित बोले, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है बेटी? जी मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बीटेक किया है, दिशा ने धीमे स्वर में कहा। अरे बेटा, लेकिन पढ़ाई के अलावा और भी कोई शौक तो होगा? अनीता ने पूछा। जी थोड़ा बहुत सिंगिंग और डांसिंग का भी शौक है, दिशा ने उत्तर दिया। दरअसल हमारी बिटिया रानी ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य को काफ़ी समय तक सीखा है, रामचरण बोले। फिर एक गाना तो होना चाहिए भाई साहब, सुमित बोले। अरे बिल्कुल, इतना कह के रामचरण ने सूरज को कुछ इशारा किया और वो अंदर से एक सितार लेकर आ गया। बेटी कुछ बढ़िया सा सुना दो, रश्मि बोली। फिर दिशा ने सितार पे तार छेड़ने शुरू किए। उसकी मधुर आवाज़ आनंद के कानों में शहद की तरह घुल गई। वो अभी तक घबराया सा बैठा हुआ था, लेकिन दिशा की मधुर एकटक उसे ही देखने लगा। दिशा गाते आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई और उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो गई थी। वो अपने संगीत में पूरी तरह डूब चुकी थी। आनंद बड़ी तन्मयता से दिशा को निहार रहा था। पतली सुराही जैसी गर्दन, गुथे हुए बालों से आगे आती हुई एक लट उसको और खूबसूरत बना रही थी। आनंद का ध्यान दिशा के रंग पर गया ही नहीं आनंद का ध्यान दिशा के रंग पर गया ही नहीं, जिसकी वजह से उसका रिश्ता 4 बार टूट चुका था। वो बस उसकी मधुर आवाज के जादू में खो गया था, बल्कि वहां बैठे सभी लोग खो गए थे। इसलिए जब दिशा ने गाना बंद किया तो सब मानो नींद से जागे। अचानक ही आनंद ने ताली बजाना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी बाकी सब ने भी ताली बजाना शुरू कर दिया। दिशा के मन में भी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने कोई भी झूठी उम्मीद बांधना सही नहीं समझा। उसने बस मुस्कुराकर आंखें नीचे कर ली।
आपकी बेटी की गले में तो सरस्वती माता का वास है, सुमित बोले। रामचरण ने आनंद की ओर देख के कहा, आप काफ़ी समय से चुप बैठे हैं बेटा, अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले कि आनंद कुछ कहता, रश्मि बोली, अगर आप सब बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से लड़का लड़की को हमें अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वे आपस में खुलकर बातचीत कर सकें। आप सही कह रही हैं बेटी। दिशा, आनंद को अपना कमरा दिखा लाओ, अनीता ने कहा। अब दिशा बेचारी क्या बोलती। उसने धीरे से आनंद से कहा, आइए। फिर आनंद भी उनके पीछे पीछे चल दिया। दिशा को कुछ उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आज पहली बार एक ऐसा परिवार आया था जिसने उसके रंग के बारे में कोई छोटी मोटी टिप्पणी भी नहीं की थी। इसलिए दिल के किसी कोने में एक सकारात्मक भावना तो थी। जल्द ही आनंद दिशा के कमरे में जा पहुंचा जो कि सिर्फ एक मंजिल ऊपर था। कमरे में एक ओर सुसज्जित पुस्तकें रखी हुई थी, दूसरी तरफ दीवार पे दिशा के ग्रेजुएशन के दिन खींची गई तस्वीरें लगी थी। आनंद इधर उधर देख ही रहा था कि दिशा अचानक से उनसे बोली, देखिए, अगर आपको मना करना है तो आप अभी कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आनंद एकदम चौंक गया। उसे इस तरह की बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह चौंकते हुए बोला, अरे लेकिन मैं क्यों मना करूंगा? दरअसल मैं 4 बार रिजेक्ट होकर थक गई हूँ। मैं बस इस प्रक्रिया को जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ। नीचे मैं आपसे खुलकर ये बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब बोल सकती हूँ। दिशा एक सांस में बोल गई, आपको भी कोई रिजेक्ट कर सकता है? आनंद मुस्कुराता हुआ बोला, बिल्कुल कर सकता है। मेरा सांवला रंग हमेशा से मेरी निराशा की वजह रहा है। दिशा ने दुखी होकर बोला, कमाल है, रंग थोड़ा दबा है तो क्या हुआ, आप फिर भी आ कर सकें। आनंद के ये बोलते ही दिशा उसे घूरने लगी। आनंद को भी उत्सुकता में वो न जाने क्या क्या बोल गया। फिर वह धीमी आवाज में बोला, मेरे कहने का मतलब है कि रंग मेरे लिए कोई मापदंड नहीं है। दिशा थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने ये जग जाहिर नहीं होने दिया। आनंद आगे बोला, तो गाने और नृत्य करने के अलावा आपके भी और कोई शौक हैं? जी, मुझे पढ़ने का शौक है, दिशा बोली। हाँ, वो तो लग ही रहा है, आनंद किताबों को देखकर बोला। तो क्या आपको कुछ पढ़ने का शौक नहीं है? उपन्यास वगैरह? दिशा ने पूछा। हाँ, उपन्यास पढ़ने का शौक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शौक लिखने का है। मैं खाली समय निकाल कर लिखता रहता हूँ, आनंद ने उत्तर दिया। अच्छा, क्या क्या लिखा है अब तक आपने? दिशा ने हैरानी से पूछा। कुछ खास तो नहीं, बस साल भर पहले एक नॉवेल छपी थी मेरी, उगता सूरज के नाम से। उगता सूरज? उगता सूरज आपने लिखी है? दिशा एकदम से चौंक गई। जी हाँ, लेकिन इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? आनंद ने पूछा। चौंकने वाली बात तो है ही, मेरी कई सहेलियों ने यह नॉवेल पढ़ी और बहुत तारीफ की। मैं भी बहुत दिनों से इसे पढ़ने का सोच रही थी, लेकिन लेखक का नाम मुझे पता नहीं था। और आज आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, दिशा चहक कर बोली। थोड़ी देर में आनंद और दिशा एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कॉलेज के दो बिछड़े मित्र काफी समय बाद मिलने पे करते हैं। अचानक ही आनंद दिशा की तरफ प्यार भरी नजरों से देख के बोला, अगर मैं यहाँ किसी कारण से नहीं आ पाता तो शायद जिंदगी भर अफसोस करता। दिशा बस मुस्कुराती रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि किसी लड़के से पहली बार वो इतनी लंबी बातचीत कर रही थी। अचानक ही बाहर बारिश शुरू हो गई। दिशा दौड़ के अपने कमरे पे बनी छोटी सी बालकनी पे आ गई और हाथों को आगे करके बारिश की बूंदों से खेलने लगी। उसकी ये बचपन भरी हरकत आनंद का मन मोह ले रही थी। आनंद ने भी बालकनी में आकर उसकी बगल में खड़ा हो गया। उसने देखा कि खुले आंगन में बैठे ठंडी हवा का मजा उठा रहे सभी लोग अब जल्दी जल्दी घर के अंदर आ गए थे। ये देख दोनों बच्चों की तरह हंसने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उनकी हंसी रुकी और आनंद और दिशा की नज़रें आपस में टकराई और दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई। शायद दोनों के साथ ही ऐसा पहली बार हो रहा था। 2 मिनट तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन कुछ ना बोले। अचानक से दिशा मानो नींद से जागी और आनंद से बोली, अब हमें नीचे चलना चाहिए। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ गए। बाहर बारिश के कारण घर के हॉल में ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। सुमित और रामचरण मौसम पर चर्चा कर रहे थे। अनीता ने दिशा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी थी जो उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। दिशा और आनंद को अलग अलग सोफे पर बैठा दिया गया था। अनीता ने वही सवाल पूछा जो उन्होंने हर लड़के वाले के सामने दोहराया था, तो रश्मि जी, कैसी लगी हमारी बेटी आपको? हमें तो लड़की बहुत गूढ़ी और सुशील लगी, लेकिन हम तो माँ बाप हैं, शादी तो बच्चों को करनी, उन्हीं से पूछ लेते हैं।
रश्मि ने उत्तर दिया। फिर सब लोगों की नज़रें आनंद और दिशा पे गड़ गई। आनंद धीमे से बोला, देखिए मुझे तो दिशा बहुत पसंद है, लेकिन दिशा से भी अगर आप एक बार पूछ लेते हैं तो। मुझे भी आनंद पसंद है, दिशा ने आनंद का वाक्य पूरा होने से पहले बोल दिया। सुमित बड़े खुश हो गए। ओहो समधी जी, अब तो समोसे खिलाइए, रिश्ता पक्का हो गया। रामचरण की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज पहली बार एक ऐसा परिवार मिला था जिसने उनकी बेटी के रंग को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था और सिर्फ उसके गुण देखे थे। ओफ ओफ, आपको तो बस समोसे खाने का बहाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपका, रश्मि ने चुटकी लेते हुए कहा। तो सब हंस पड़े। अब मंगनी की तारीख फिक्स कीजिए आप लोग, रामचरण ने सुमित और रश्मि की ओर देखते हुए कहा। इसमें तो थोड़ा समय लगेगा, हम कुछ दिनों में आपको बताते हैं, सुमित ने जवाब दिया। अब तक बारिश भी काफ़ी हद तक शांत हो गई थी। सब मेल मिलाप करने के बाद घर से बाहर जाने लगे। रामचरण और सुमित गले मिले, जैसे ही रश्मि और अनीता भी गले मिली। इसी दौरान आनंद चुपके से दिशा का नंबर ले चुका था। अब सब गाड़ी में बैठ गए थे। उन्होंने फ़ोन करके राजू को बुलवा लिया था, जो कि पास में ही अपने किसी दोस्त के घर पे था। आनंद ने हाथ हिलाकर दिशा को बाय किया और वो लोग अपने घर की ओर चल पड़े। फिर आनंद ने अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली और राजू अपने घर चला गया। राजू ने अपने घर जाते ही बाइक खड़ी की और अंदर आ गया, जहां उसके पिता रवि शर्मा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। राजू के अंदर आते ही रवि बोले, अरे क्या हुआ वहाँ? मैं घर के अंदर तो नहीं गया क्योंकि मुझे अपने दोस्त में के घर जाना था, लेकिन मैंने लड़की को देखा, वो तो काफ़ी सांवली सी थी, मुझे तो कुछ खास नहीं लगी, लेकिन रिश्ता पक्का कर दिया उन्होंने, राजू ने उत्तर दिया। अच्छा, मैं शाम को भाई साहब के घर जाकर पूछता हूँ कि क्या हुआ। मेरी तो बस रामचरण शर्मा से पहचान थी, जिनको अपनी लड़की ब्याहनी थी। मुझे कुछ नहीं पता कि इनकी लड़की सांवली है। ये लोग बड़ी मोटी रकम तय करके आए होंगे। तू भी कुछ मेहनत करके अच्छा कमाने लग जा बेशरम, ताकि तुझे भी तगड़ा दहेज मिल जाए, अपने आनंद भैया की तरह। रवि ने राजू को बुरी तरह लताड़ा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आनंद तो अपने मन से दिशा का ख्याल निकाल ही नहीं पा रहा था। तभी उसके व्हाट्सएप पे दिशा का मैसेज आया। क्या कर रहे हो? आनंद ने भी लिख भेजा, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो अब आपके ख्यालों में गोरी चिट्टी लड़कियां नहीं आती? दिशा ने मजाक के उद्देश्य से पूछा। नहीं, अब मुझे सांवली ही रंग पसंद है, आनंद ने रिप्लाई दिया। दिशा का सांवला रंग आज तक उसके लिए दुत्कार का विषय ही बना था, लेकिन आनंद को उसकी मधुर आवाज़, बात करने के सलीके और शर्मीली मुस्कान ने इस कदर मोह लिया था कि वो चाह कर भी अब कुछ और नहीं सोच पा रहा था। दिशा का मैसेज आया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ। ये सब अभी भी एक सपने जैसा ही है मेरे लिए। मैंने अपनी सहेलियों को ही देखा था चोरी छिपे अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए, लेकिन खुद ऐसा करने का कोई अनुभव नहीं रहा। आनंद ने भी एक व्यंग्यात्मक रिप्लाई किया, ओह चलिए, कम से कम आपने हमें अपना बॉयफ्रेंड तो माना। तभी आनंद ने डोरबेल की आवाज़ सुनी। उसने दिशा को मैसेज किया, लगता है कोई आया है, मैं तुमसे कुछ देर बाद फ़ोन पर बात करता हूँ, बाय। दिशा ने भी बाय लिखकर भेज दिया। आनंद का कमरा नीचे हॉल में ही था, इसलिए वही तुरंत उठकर दरवाज़ा खोलने गया। सामने उसके चाचा रवि शर्मा, चाची लीला वर्मा और राजू खड़े थे। आनंद ने रवि और लीला के पैर छुए। अरे चाचा चाची, आप लोगों ने तो सरप्राइज दे दिया। खुश रहो बेटा, खुश रहो, चलो अंदर चल के बात करते हैं, रवि बोले। सब लोग हॉल में आकर बैठ गए। तब तक सुमित और रश्मि भी अपने कमरे से निकल आए। सुमित बोले, अरे छोटे, तुमने तो कॉल भी नहीं किया कि तुम आ रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा किया जो चले आए। तुम तो बड़ा बढ़िया रिश्ता बताया। परिवार से तो हम कुछ ही पलों में हिल मिल गए थे, और उनकी लड़की भी बहुत ही ज़्यादा सुशील है। तो फिर शहनाइयाँ बजवाने की तैयारी करिए भाई साहब, और सबसे पहले मुंह मीठा करवाइए, लड़के की शादी तय हो गई है, रवि सोफे पे बैठता हुआ बोला। मैं कुछ मिठाई वगैरह लाती हूँ, कहते हुए रश्मि किचन में चली गई। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, रवि बोला। माफ़ी क्यों? सुमित ने हैरानी से पूछा। अरे दरअसल मेरा रामचरण जी से थोड़ा बहुत मिलना जुलना था, और वो हमेशा अपनी लड़की की शादी को लेकर दुखी रहते थे, इसलिए मैंने आनंद की बात चलाई। अगर मुझे पता होता कि लड़की सांवली है तो मैं तो, तुम क्या छोटे, इस बार सुमित की आवाज़ में थोड़ा आक्रोश झलक रहा था। सामने बैठा आनंद भी अपने चाचा को बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। रवि ये बात भाप गए थे, इसलिए चुप हो गए, लेकिन फिर उनकी धर्मपत्नी बोलने लगी।
अब इसमें छुपाने वाली क्या बात है भाई साहब? उनकी लड़की की शादी हम अपने आनंद जैसे हैंडसम अच्छा कमाने वाले लड़के से कर रहे हैं, तो कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे हैं। कुछ तगड़ा अमाउंट तय तो हुआ ही होगा। अब इसमें शर्माना क्या? यह प्रथा तो वर्षों पुरानी सुमित लीला की बातों से ही हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पूछा, यानी कि आपको लगता है कि हम लोग उनसे तगड़ा दहेज वसूल रहे हैं? अरे, मतलब आप बिना दहेज की बात करके ही चले आए? लीला ने हैरानी से पूछा। अब तक रश्मि भी मिठाई लेकर आ गई। वो बोली, जी हाँ, बिना दहेज के होगी ये शादी, आपको कोई दिक्कत? तभी बीच में पड़ा, अरे, अपने भैया की शादी उस राजू बोल कलूटी लड़की से ऐसे मुफ्त में थोड़ी ही होने देंगे। हम चुप बैठे आनंद का सब्र जवाब दे गया। अब चुप बैठे हुए आनंद का सब्र जवाब दे गया। वो राजू से बोला, अपनी जबान पे लगाम दो राजू, तुम्हारी होने वाली भाभी है वो। अब लीला भी तैस में आ गई। ये क्या तरीका हुआ बेटा? अब उस लड़की के लिए तुम अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करोगे? बात सिर्फ उस लड़की की नहीं है, आप किसी भी लड़की के बारे में इस तरह के शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपकी कोई बेटी होती और उसे कोई ऐसे कहता तो आपको कैसा लगता? आनंद एक सांस में ही बोल गया। रवि परिस्थिति को संभालने के लिए बोले, अरे बेटा, तुम्हारी चाची के कहने का मतलब है कि अगर हमारे खानदान में एक लायक लड़के की शादी उस लड़की से हो रही है जिसका रिश्ता करवाने में उनके परिवार वालों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो उनको थोड़ा बहुत माल देने में संकोच नहीं करना चाहिए। सुमित कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही आनंद बोल पड़ा, तो यानी कि हमें दहेज लेना चाहिए? और आपका तर्क ये है कि उस लड़की से शादी करके मैं उस पर एक प्रकार का एहसान कर रहा हूँ, इसलिए मैं उन पर दहेज देने का दबाव बना सकता हूँ? मुझे नहीं पता था चाचा जी, आपकी इस स्तर की सोच है। ये क्या बदतमीजी है आनंद, लीला बोली। आनंद अब आक्रोशित नजर आने लगा था। बदतमीजी? और आप लोग जो बोल रहे हैं तब से उस लड़की के लिए वो बदतमीजी नहीं है। वैसे आपकी गलती नहीं है, हमारा समाज ही ऐसा है। लड़की के आचरण से पहले उसकी शक्ल पे ध्यान दिया जाता है। लड़का भले ही जले हुए भटूरे जैसा हो, लेकिन बहू गोरी चिट्ठी जानी चाहिए। जिस लड़की को मैं देख कर आया हूँ चाची, वो लाखों में एक है। उसके गुण उसके सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। अच्छा आचरण होने से व्यक्ति अपने आप सुंदर लगने लगता है। किसी का सांवला रंग है तो वो क्या कर सकता है? अब ये तो कोई बड़े हुए वजन जैसी समस्या तो है नहीं कि 2-4 दिन में जिम करने से ठीक हो जाएगी। ये गोरा बनाने वाली क्रीम के विज्ञापनों ने भी लोगों का दिमाग खराब करके रखा है। विज्ञापन में एक ऐसी सांवली लड़की दिखाएंगे जिसके जीवन में हर नाकामयाबी का कारण सिर्फ रंग है, और क्रीम लगाते ही वह चुटकियों में गोरी हो जाती है और उसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि तन गोरा होने से मन भी साफ हो, ये जरूरी नहीं है। रवि सुमित की तरफ देखते हुए बोले, भाई साहब, ये क्या कह रहा है? बाहर रहकर इसका दिमाग खराब हो चुका है, आप ही कुछ समझाइए इसको। मैं क्या समझाऊं रवि? उस लड़की से रिश्ता तोड़ दो क्योंकि वह सांवली है? अरे, मेरा भी तो रंग थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन जब मैं तेरी भाभी को देखने गया था तब किसी ने भी मेरे रंग पे सवाल क्यों नहीं उठाया? गोरा होने का सारा ठेका क्या सिर्फ लड़कियों ने ही उठा रखा है? सुमित ने रवि को समझाया। और देखिए चाचा जी, दहेज तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ और मुझे इस प्रकार की लड़की वालों से भीख लेने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई। आनंद बोला। अब रवि, लीला और राजू एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। लीला रवि से बोली, चलिए जी, अब यहाँ कहने सुनने को क्या बचा है? हमारा काम था समझाना, सो हमने कर दिया, बाकी इनकी मर्जी। फिर रवि, लीला और राजू बाहर जाने लगे। पीछे से उनको आनंद की आवाज़ आई, काश ऐसा हो जाए चाची कि राजू के जीवन में भी कोई सांवली लड़की आ जाए, तब शायद आप मेरी बात को समझ पाएं। शादी का कार्ड हम आपको ज़रूर भेजेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपको आप हमसे रिश्ता निभाना है या नहीं। किसी ने आनंद की बात का जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। सुमित आनंद को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। आनंद ने पूछा, क्या हुआ पापा? सुमित ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, तू अब काफ़ी समझदार हो गया है। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। इस प्रकरण से आनंद का मूड काफ़ी खराब हुआ था। अचानक ही उसे उसके व्हाट्सएप पे दिशा का मैसेज आया, आई लव यू। मैसेज पढ़ के आनंद मुस्कुरा दिया और जवाब में लिख भेजा, आई लव यू टू। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको कहानी कितनी पसंद आई है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी को अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।